नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ली उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। कहा, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की पहचान। चंपावत उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री धामी की हुंकार। बनबसा से टनकपुर तक किया बीजेपी ने रोड शो। जनता से मांगा आशीर्वाद। कहा, विकास कार्यों को लेकर सरकार नहीं रखेगी कोई कोर कसर। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव जारी। अल्मोड़ा जिले में 660 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, तो वन रेंज में विभाग आग बुझाने में मुस्तैद। लोगों से की सहयोग की अपील। उत्तराखंड में अघोषित बिजली कटौती का विरोध। बाजपुर में किसानों ने रखा 1 घंटे का उपवास। सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क। हर शनिवार रविवार को बॉर्डर पर होगी कोविड टेस्टिंग। स्कूलों में चलेगा जांच अभियान। तो 24 नए संक्रमितों के साथ रिकवरी दर 96.13। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चारधाम की यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें उच्च अधिकारियों के साथ डीजीपी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की पहचान है। सभी विभागों को अपने प्रयासों को इंटीग्रेट करके काम करना होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखें। चारधाम यात्रा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, वैल्यू एडिशन करें। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय नागरिक चारधाम यात्रा का अभिन्न अंग है। उनकी भागीदारी के बिना ये यात्रा संभव नहीं है। होटल वाले, गाड़ी वाले, दुकान वाले सभी इस यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं और सबकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। आपदाओं को रोकने के लिए भी तैयार रहें। तो वह 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से पहले प्रशासन तैयारी में जुट गया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विधायक संजय डोभाल के साथ यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बड़कोट में अधिकारियों की बैठक में सभी इंतजाम चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। अभी यहाँ काम गतिमान है और मुझे बताया गया कि इस स्थान पे बर्फ़ रहती है अमूमन सर्दियों के समय, तो अभी काम करने का अवसर मिला है। पूरा तेज़ी से काम चल रहा है और हमने यहाँ पे साइट पे जो इंजीनियर्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी बात की है। तो यहाँ क्लोज़र दे के काम करना पड़ेगा। तो मेरी अपील यहाँ के क्षेत्रवासियों से भी होगी कि वे सहयोग दें और जिस समय सड़क बंद होती है उस समय अधिक से अधिक काम निकाला जा सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अभी बहुत तैयारियों का जो अभी रोड का है वो तो अभी कोई भी तैयारी लग नहीं रही है, और आशा करते हैं कि ये 3-4 दिन में जो थोड़ा बहुत इसको यात्रा लायक बनाया जाए, जिससे यात्रियों की थोड़ा यात्रा सुगम। तो वहीं कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और सरकार यात्रा को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती, जिससे उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़े। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। केवल सुरक्षित वाहन ही चारधाम यात्रा के लिए भेजे जाएंगे। जिन वाहनों के ग्रीन कार्ड बने होंगे वही चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित माने जाएंगे। आपको बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर भी परिवहन विभाग द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्री वाहनों की परिवहन विभाग जांच करेगा।
बनने ऑफिस में शुरू हो गए हैं, सभी ऑफिस में अप्लाई किया जा सकता है। और इस बार जो इसकी प्रोसेस है बहुत सिंपल है, सब कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बस उसके भौतिक निरीक्षण के लिए ऑफिस में गाड़ी को एक बार लेके आना होगा, और प्रिंट आउट के लिए जैसे पहले लाइन में लगना पड़ता था और फ़ोटो वेरीफाई कराना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आप एक बार निरीक्षण हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। हम रोड की से आए हुए हैं अपनी गाड़ी लेके, यहाँ ग्रीन कार्ड बनाने में कोई असुविधा नहीं है, बड़ी सहूलियत से। बाकी गाड़ी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, गाड़ी में पूरा काम सही होना चाहिए। ग्रीन कार्ड हमें आसानी से उपलब्ध हो रहा है, हमें कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं। 2 साल से बंद होने के कारण कोरोना काल में आर्थिक अवस्था हमारी सभी की बहुत ख़राब थी, गाड़ी वाले सभी की। अब यात्रा चली है तो हमें थोड़ी संतुष्टि भी है कि हमारा आमदनी हो सकेगी। तो वहीं चंपावत विधानसभा उपचुनाव का बिगुल फूंकते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हुंकार भरी है, और उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में एक मेगा रोड शो किया, जिसे लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि चंपावत विधायक कैलाश घेतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद अपने उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम में दिखाई दिए, जिसे लेकर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बीजेपी सरकार की राज्य और केंद्र की तमाम योजनाएं राज्य में संचालित हो रही हैं। भारत सरकार के पैमाने पर 2 जिले पिछड़े चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पहला हरिद्वार और दूसरा उधम सिंह नगर है। ये 2 जिले भारत सरकार के पैरामीटर पर योजनाओं के लाभ के मामले में पिछड़े चिन्हित किए गए हैं। और इसी क्रम में भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीयूष गोयल यहां अधिकारियों से वार्ता करेंगे और योजनाओं का लाभ किस तरीके से आम जनता को मिले, इसे लेकर भी बैठक लेंगे। अपने पैरामीटर्स के आधार पर पूरे देश के जिलों को छाटा है, उनकी योजनाओं के आधार पर। उन योजनाओं में हरिद्वार उधम सिंह नगर जिला हमारे आए हैं। उन जिलों में भारत सरकार के 2 मंत्रीगण 2-2 दिन के 3-3 दिन के प्रवास पर आए हैं। उसमें से हरिद्वार जिले में श्रीमान पीयूष गोयल जी आज आ रहे हैं, 2 दिन अगले हरिद्वार में रहेंगे। वहीं देहरादून कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसे प्रदेश संगठन महामंत्री विजय सारस्वत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान अपने अंतिम चरण में, और पहले चरण में 31 मई तक ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति की जाएगी, तो वहीं दूसरे चरण में 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी की नियुक्ति की जाएगी, और साथ ही साथ तीसरे चरण में प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति की जाएगी। और ये देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का चुनाव इस समय गतिमान है, परिश्रम करके चुनाव कराने में सफलता हासिल की थी कांग्रेस ने। भाई राजेंद्र भंडारी जी इस बार भी हमारे पूरे प्रदेश के चुनाव। वहीं काशीपुर का एआरटीओ कार्यालय लंबे समय से किराए के भवन में संचालित हो रहा है, जिसके चलते सरकार का लाखों रुपया सिर्फ किराए में खर्च हो रहा है। और ऐसे में लंबे समय से परिवहन विभाग एआरटीओ कार्यालय के लिए जमीन तलाश रहा था, जो तलाश अब जाकर पूरी हुई है। दरअसल काशीपुर के एस्कॉर्ट्स फार्म में सरकारी भूमि को एआरटीओ कार्यालय के लिए चयनित कर दिया गया है, जिसका डिजाइन भी तैयार कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है, जिले का एकमात्र ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी यहां तैयार होगा, और साथ ही फिटनेस के लिए आने वाली दिक्कतों का भी समाधान आसानी से हो सकेगा। वर्तमान में काशीपुर उप संभागीय कार्यालय जो किराए के भवन में संचालित हो रही है, और इसके लिए जो है प्रशासन के द्वारा ज़मीन मुहैया करा दी गई है, और कार्यालय भवन ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था मंडी परिषद को नियुक्त किया गया है, और मंडी परिषद के द्वारा इसके लिए लगभग 8,83,00,000 का बजट का प्रावधान किया गया है। ये प्रस्ताव बन के शासन को प्रेषित कर दिया गया है। कार्यालय भवन के अलावा ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर वहीं पर जो भी चालक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आएंगे, उनका ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट लेके जो है फिटनेस के लिए हर जिले में
एक ऑटोमेटिक फिटनेस ट्रैक का निर्माण किया जाएगा जो कि जिला मुख्यालय में होगा। तो वहीं भिकियासैंण में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के चुनाव जीतने के बाद पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नैनवाल ने सभी कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रानीखेत विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना मेरी प्राथमिकता है और प्रत्येक गांव तक सड़क बनाना, आयुष्मान गारंटी योजना का लाभ लाभार्थी को दिलवाना, सरकार द्वारा चलाई जा रही और भी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप सभी को दिलाना भी मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि रानीखेत विधानसभा में बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मजबूत सुविधाओं का समाधान करना भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो वहीं चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने प्रेस वार्ता कर जनपद के लिए अपना विजन और अपने कार्यों की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि बतौर जिलाधिकारी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता सड़कों का विकास एवं नेटवर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन जनपद समेत पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसीलिए यहां पर्यटन की संभावनाओं की पहचान कर उनका विकास किया जाएगा और पर्यटकों को यहां आकर्षित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। चंपावत जिले को पर्यटन क्षेत्र में एक मुकाम दिलाने की कोशिश होगी। जैसे अबाउट माउंट है, श्यामला ताल है और जिम कॉर्बेट ट्रेल्स यहाँ पे बनाने की कोशिश होगी और जो टनकपुर जौलजीबी रोड है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है और कैसे उसके विकास से जो पूरे जनपद का विकास होगा उसको करने की कोशिश रहेगी। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि पहाड़ में जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं तो अभी हमने रिव्यू किया था तो बहुत सारे टेक्नीशियंस हमारे पास ऐसे पद नहीं हैं, तो उसको भी जिले के ही फंड से उसको पूरा हम करेंगे। लगभग हमने 15 दिन का टाइम लिया है कि 15 दिन में हम कुछ उसमें नामित कर पाएंगे। दूसरा, शिक्षा विभाग, तो जैसे माइनिंग के एरिया में 16 गांव हैं तो उनका हमने रिव्यू किया तो 16 गांव में हमारे पास माइनिंग फंड अभी है, तो उसमें उन गाँव में जो स्कूल्स हैं उनको रूपांतरण किया जाएगा। और ऐसे ही हमारे जो रोड्स हैं, क्योंकि रोड सूफीडांग वाली रोड है या द्यूरी वाली रोड है तो रोड से ही विकास होता है। अगर रोड किसी गांव में पहुंच जाए या रोड कहीं अच्छी हो जाए तो उसका पर्यटन या इंडस्ट्रियल उपयोग या उसका प्रोडक्शन एसएचजी या रूरल डेवलपमेंट में जो भी उत्पाद होता है उसको पहुंचाना पड़ता है जगह जगह। तो रोड्स पे हमारा बहुत फोकस रहेगा। फोर्थ फोकस कि टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन के साथ साथ रोड्स पे, फोर्थ ना कहें, साथ साथ सब पे फोकस रहेगा और इसके अलावा हम बाकी सेक्टरों में भी काम करेंगे। तो अल्मोड़ा जिले में जंगल की आग अब लगातार बेकाबू होती जा रही है। फायर सीजन शुरू होने के बाद अल्मोड़ा में अब तक 660 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। ऐसे में धधकते जंगलों को बचाने के लिए अल्मोड़ा वन प्रभाग के डीएफओ महातिम यादव खुद मैदान में उतरे हैं। महातिम यादव अपनी टीम के साथ 3 दिन से जंगलों में आग बुझाने में मुस्तैद हैं। डीएफओ महातिम यादव ने कहा कि तेज गर्मी के कारण जिले में इस वक्त बड़े पैमाने पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं सामने आने पर लोग आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोग इस मौसम में अपने खेतों में कूड़ा या फिर अन्य खरपतवार ना जलाएं जिससे आग की घटनाओं में कमी आ सके। उत्तराखंड में वनाग्नि का समय चल रहा है और बड़े पैमाने पर वनाग्नि घटनाएं सामने आ रही हैं। इस संबंध में मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम का सहयोग करें और अपने स्तर पर भी यथासंभव कार्रवाई करें। अपने क्षेत्रों में कहीं पर भी खुले में कूड़ा न जलाएं, खेतों में इस वक्त ओड़ या आड़ा न जलाएं, क्योंकि छोटी सी चूक से बड़े पैमाने पर वनाग्नि घटना हो जाती है। वन विभाग की टीम तथा अन्य सभी विभागों के सहयोग के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरा प्रयासरत है। सर धू करके जल रहे हैं, हम भी परेशान हैं, कोई देखने वाला नहीं है सर। धू करके जंगल जल रहे हैं, जंगली जानवर जल रहे हैं, कीड़े मकोड़े जल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। करोड़ों का बजट आता है सर आग बुझाने को। पहले फायर वॉचर भी रखे जाते थे, अब उनको भी हटा दिया गया है। आजकल देखो जगह जगह जंगल जल रहे हैं, धू करके जल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बता दें कि अल्मोड़ा के सल्ट में इन दिनों पेयजल की किल्लत बनी हुई है। विकासखंड मुख्यालय में कर्मचारियों का कहना है कि नेकड़ा पेयजल योजना द्वारा पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब 3-4 दिनों में 1 दिन पानी आ रहा है।
गर्मी होने के कारण प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं, जिस कारण दुरुस्त क्षेत्र से पीने का पानी लाना पड़ता है। तो वहीं जल संस्थान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि विकासखंड मुख्यालय सल्ट में पेयजल समस्या का मामला संज्ञान में आया है। पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। लगभग हफ्ता 10 दिन से चल रही है। नेकड़ा पेयजल योजना जो है ये यहाँ पर लाइन जो है खड़ी हो रखी है, और जो ये तराड़ योजना का जो पानी है कभी 3 में कभी 4 दिन में हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी भी हमारे वहाँ पर कोई आपूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन एक है और परिवार 4-5 हैं, तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, और जिससे हमको इधर उधर से पानी लाना पड़ रहा है और समय की बर्बादी। तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। आपके द्वारा जो शिकायत का हमें पता चला है कि वहाँ पानी की दिक्कत है, तो मैंने संबंधित जेई को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। वो अभी मोहन टाटा साइट पे गए हुए हैं, उसके बाद वहाँ जाकर विजिट करेंगे या वहाँ पे किसी कर्मचारी को भेज कर चेक करवाएंगे कि वहाँ पानी की क्या स्थिति है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा। और इसमें एक मैं चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉक मुख्यालय है उसके अंदर ही हमारा CWR बना हुआ है, तो एक इशू उनके साथ आता है, पानी उनके ही जो कैंपस उसके अंदर ही है, परंतु चूँकि वो जहाँ टॉयलेट या कहीं और जो उन्हें कनेक्शन चाहिए वो उसका हाइट होने की वजह से वहाँ पर कनेक्शन दिया जाना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है और नहीं हो पाता है। हालांकि जल निगम ने जो पंपिंग स्कीम बनाई है उससे उन्हें कनेक्शन दिया जा सकता है, और इस बारे में जो है मैंने अपने जेई को बोला हुआ कि वो पता करके बताएं कि वहाँ क्या स्थिति है। तो बाजपुर की अनाज मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में 1 घंटे का उपवास किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से बिजली व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। आपको बता दें कि जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि विद्युत आपूर्ति से उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुए और लोग गर्मी में रहने को मजबूर हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही विद्युत आपूर्ति को सही नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं एसडीओ गुलशन बुलानी ने बताया कि विद्युत आपूर्ति सही कराने को लेकर विभागीय अधिकारी कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो बिजली की सप्लाई और डिमांड में सापेक्ष में लगभग 7 MU का फ़र्क है, और ये बात हमारे प्रबंधन को भी पता है, सरकार को भी पता है, और वो अपने स्तर से प्रयास जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मांग के सापेक्ष जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है, और जो ग्रिड के सप्लाई के रेट हैं वो भी काफ़ी अधिक हैं, जिससे हमारा डिपार्टमेंट बिजली खरीद भी कर रहा है महंगी रेटों में। लेकिन जितनी मांग है उसके सापेक्ष उपलब्धता में कमी है, इस वजह से फिलहाल विद्युत रोस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं, आम जनमानस हलकान हो चुका है, और आज उपवास के सांकेतिक उपवास के माध्यम से हम विभाग को और सरकार को बताना चाहते हैं कि लोगों का जो सब्र है अब वो जवाब दे रहा है। आगे 1 आधे दिन में ये विद्युत आपूर्ति जो है सुचारू नहीं हुई तो आम जनमानस सड़कों पर दिखाई देगा, और जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री संतरी, उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक करके उन्हें कहा जाएगा कि ये जो तेल आप भगा के फूंक रहे हो, इससे अच्छा है वहाँ टरबाइनों में जलाओ और बत्ती बनाओ, जिससे कि लोगों का जीना किसी तरीके से ठीक हो सके। अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां चौबट्टा खाल में माता मंगला और भोले महाराज के पैतृक गांव धैड़ गांव में स्थित हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम संशोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माता मंगला और भोले महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने नए नाम महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का अनावरण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में माता मंगला और भोले महाराज ने लोक गायक अनिल बिष्ट द्वारा बोली भाषा पर आधारित यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट एंटरप्राइजेस का अनावरण किया। माता मंगला ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य और सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय को हंस फाउंडेशन पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, और साथ ही विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बेटी की फीस हंस फाउंडेशन द्वारा ही दी जाएगी। आज हमारे विश्वविद्यालय के पुनर्नामांकन का औपचारिक रूप से
हो गया है और इसी कार्यक्रम के लिए हमने माता जी को प्रार्थना की थी कि वो आएँ और अपने कर कमलों से पट्टिका का अनावरण करें। वो अनावरण हुआ। इसके बाद माता जी से ये रिक्वेस्ट किया गया कि क्षेत्र में जो लड़कियों की शिक्षा है उस लड़कियों की शिक्षा के लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए हमारे कुलाधिपति महोदय श्री शिव कुमार गुप्ता जी ने माता जी से बात की और माता जी ने आप लोगों के सामने ही ये वचन दिया कि इस क्षेत्र की जितनी भी लड़कियां होंगी वो शिक्षा प्राप्त करेंगी हमारे विश्वविद्यालय में। उसके लिए जो शुल्क का प्रबंध है वो हंस फाउंडेशन करेगा। बड़ी शिक्षा की सेवा है और ऐसे विश्वविद्यालय हमारे क्षेत्रों में आज बहुत आवश्यक है। हमारे बच्चे जो दूर नहीं जा सकते और शहरों में नहीं जा सकते। तो उत्तराखंड के 4 जिलों में 24 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 27 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है और साथ ही संक्रमण दर में लगातार तेजी आई है। तो वहीं आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार सतर्क हो गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड जांच की जाएगी। इसके लिए जल्द ही राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से SOP जारी की जाएगी। इसके अलावा कोविड सैंपल लेने की भी रफ्तार को दोगुना किया जाएगा। हर शनिवार रविवार को बॉर्डर पर कोविड टेस्टिंग होगी। स्कूलों में कोविड टीकाकरण कैंप भी लगाया जाएगा और इसमें 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।